Welcome back, students. This is Dr. Anubha Sharma, and today we are going to discuss PYQ that is related to your Unit 6 Human Reproduction part. ठीक है, तो शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सप्लेनिंग पार्चुरेशन इन जम्बल्ड ऑर्डर, रीअरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई इनमें कुछ पार्चुरेशन मीन्स, आपको पता है पार्चुरेशन मीन्स क्या था, डिलीवरी करना। बच्चा जब पैदा होता है वो जो डिलीवरी का प्रोसेस है, तो वन बाय वन क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं और वन बाय वन क्या स्टेप्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं और उनको वो कह रहे हैं कि आप उनको रीअरेंज करिए कि सबसे पहले क्या इवेंट होगा, फिर क्या इवेंट होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इवेंट्स यहाँ दिए हुए हैं। ये जो ऑप्शन है वहां दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन फीमेल कंप्लीट्स एज। ठीक है, बी है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स एज स्टिमुलेटिंग रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू। सी ऑप्शन है यहाँ पर कोइटल या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। डी लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस एंड ई ऑप्शन है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं और ये जो चारों पांचों सेंटेंसेस हैं जो बता रहे हैं एक एक इवेंट को, वो उनको रीअरेंज करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, चॉइस नंबर 1 2 4 सभी में ए चॉइस सबसे पहले दी हुई है। इसका मतलब ये जो है प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन फीमेल कंप्लीट्स एज, ये सेंटेंस शुरू होता है, ये बिल्कुल ए सबसे पहली पोजीशन पर आएगा। ठीक है, अब ए के बाद जो है अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं। अब इसमें जब हमने रीड किया तो हमें पता है कि जब पार्चुरेशन शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, फीटस और प्लेसेंटा दोनों की वॉल जो है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, है ना, और वो उसे क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और उसके थ्रू वो ये बताते हैं कि अब ये मैच्योर एनफ हो गया है। प्लेसेंटा भी कहती है कि भाई अब मैं हटने वाली हूँ, आप इसको फटाफट से रिमूव करो। और फीटस भी अपना रिफ्लेक्स के थ्रू ये बताता है कि मेरा मैच्योरेशन पूरा हो चुका है, अब डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये हमारा उसके बाद सबसे पहले आता है, जैसे बोलते हैं ना लेबर पेन शुरू होना, वो लेबर पेन शुरू होना जैसे कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारी आती है। इसके बाद क्या होता है कि उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना, कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिलीज होके क्या करता है, जो हमारी यूट्राइन की वॉल होती है जहां पर बेबी होता है उसको रिफ्लेक्सेशन देता है, यानी कि जो लेबर पेन्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन देने का काम करता है। और तो वो कॉन्ट्रैक्शन देगा तब जब सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से वो रिलीज होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, अब नाउ इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू। ठीक है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, तो फोर्थ ये होगा। और जब लेबर पेन शुरू हो जाता है तो सर्विक्स की ओपनिंग बढ़ती है, सर्विक्स की ओपनिंग बढ़ती है तो क्या होता है, बेबी जो है पुश करता है, बेबी भी पुश करता है, सर्विक्स की भी ओपनिंग होती है और बेबी यूट्रस से बाहर आ जाता है ना। तो ये इस तरीके से ये इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। तो हमें देख लेना चाहिए जो हमारा सीक्वेंस ऑफ पैटर्न आएगा वो आएगा ए सी ई बी एंड डी। सो ए सी ई बी एंड डी, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको वन बाय वन क्या इवेंट्स होंगे और क्यों होंगे, किस तरीके से हार्मोन्स रिलीज होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द सिक्रेटरी फेज। क्या पूछा गया है यहाँ पर, सॉरी विच नहीं है, व्हाट इज द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड हाउ डज इट लास्ट। ये यानी कि कितना लंबा चलता है। ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो सिक्रेटरी फेज है वो क्या होती है और ये कितना लंबा चलता है, ये हमारा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो आपको पता है कि ह्यूमंस की फीमेल्स में, प्राइमेट फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो टोटल 28 दिन की, टोटल साइकिल 28 दिन की। मेंस्ट्रुएशन पीरियड कितना होता है? 3 to 5 डेज का होता है। तो जो सिक्रीटरी फेज है उसका जो सेकेंड पार्ट होता है, जैसे हम ल्यूटियन फेज कहते हैं, ल्यूटियन फेज यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, वो जो होता है, अगर आपने ग्राफ पूरा पढ़ा होगा तो इस पूरे फेज के जहां पर प्रोजेस्टेरोन यहाँ शुरू में तो 3 से 4 दिन कम होता है, फिर धीरे 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 बढ़ के यहाँ पर पीक पर पहुंच जाता है। ठीक है, और ऐसे ही जो हमारे बाकी 2 हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जो FSH है और जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो यहाँ पे जाके पीक पर पहुंचता है। कुछ इस तरीके का ग्राफ था, याद करें आप। तो यहाँ पर ये क्या था? ये मेंसेस वाला पीरियड था, जब मेंसेस होते हैं। ये 14th नंबर का डे था। ठीक है, और इसके बाद 14 डे के बाद जो है यहाँ, ये जो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर बिल्कुल डाउन था, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन क्या है? डाउन है। तभी तो झड़ रही है एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करने का काम था है, वो यहाँ पर जाकर आफ्टर 14 डे टू 28 डे डेवलप होने का काम कर रही है। यहाँ पर कम होता है और इस जगह पे प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई हो जाती है। और इस फेज को क्या कहते हैं? या तो हम बोलते हैं ल्यूटियन फेज, या फिर हम बोलते हैं इसको सिक्रीटरी फेज। ठीक है, और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? इसका टाइम ड्यूरेशन टोटल होता है 14 डेज। आपको याद आया है? ये रफ जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये ग्राफ आपको याद आया? ठीक है, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये कितना है? 3 to 5 डेज का है। ठीक है, और जब पीक पर जो हार्मोन्स पहुंचते हैं, LH और FSH, वो कब होते हैं? जब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे पर। ठीक है, और इसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर मेंसेस के टाइम पर डाउन था, वो धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है और ल्यूटियन फेज पर वो पीक पर हो जाता है, ताकि एंडोमेट्रियम को फिर से वो मेंटेन कर सके। क्यों? कि अगर कोई पॉसिबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको वहां पर एंडोमेट्रियम होगा, तभी तो पॉसिबल फर्टिलाइजेशन पर एंडोमेट्रियम के साथ जाके जो ओवम है वो इम्प्लांट हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा सिक्रीटरी फेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सिक्रीटरी फेज कौन सा है? सिक्रीटरी फेज को ल्यूटियन फेज भी कहते हैं। और ये यहाँ पर जैसे 4 डेज दिया हुआ है, नहीं, ये होता है 14 डेज का। ठीक है, तो आंसर वुड बी द 4th। ठीक है, फॉलिकल फेज नहीं कहते इसको, ल्यूटियन फेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 and 2। मैच लिस्ट 1 and 2। लिस्ट 1 में यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, और लिस्ट 2 में कुछ हार्मोन्स का नाम दिया हुआ है, उनको मैचिंग करनी है। ए चॉइस जो है वो दी हुई है एक्रोसोम, देन कॉर्पस ल्यूटियम, देन लेडिंग सेल्स, देन हाइपोथैलेमस। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस, 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। लिस्ट 2 में दिया हुआ है गोनेडोट्रोपिन, देन हाइल्यूरोनाइडेज, देन एस्ट्रोजन, देन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्रोसोम क्या था? स्पर्म का ऊपर वाला पार्ट था, जो आउटर कवरिंग थी, जो थोड़ी सी नुकीली थी, दैट इज एक्रोसोम। और वहां पर क्या भरा हुआ होता है? वहां पर एक एंजाइम भरा हुआ होता है। जब वो ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो उसकी ओवम की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या करता है? लाइसिस करने का काम करता है। वहां पे कौन सा एंजाइम होता है? हाइल्यूराइनेडेज एंजाइम वहां पर प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है उसके साथ आ जाएगा ये 2। ठीक है, अब चलिए कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या है? एग जब हमारा ओ साइड पूरा डेवलप हो रहा है, धीरे 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 डेवलप हो रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का सिक्रीशन करती है? कॉर्पस ल्यूटियम जब डेवलप हो जाती है तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, ताकि वो जो भी अगर एग को इम्प्लांट होना है तो उस टाइम पर उसकी हेल्प करेगी। अगर नहीं होगा तो वो भी फिर झड़ जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस में वो कन्वर्ट हो जाती है ना। ये सब हमने पढ़ा था। तो कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? वो तो हमारा यहाँ पर आएगा चॉइस नंबर 3। ठीक है, अब लेडिंग सेल्स जो है ये कहाँ पाई जाती हैं? लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं हमारी जो है स्पर्म वाला, जो स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म्स बन रहे हैं हमारे, है ना, उस टाइम पर। तो ये ओवा में नहीं है, ये इट इज रिलेटेड टू मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस। तो ये यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करने के काम आती है। तो लेडिंग सेल्स के साथ जो मैचिंग आएगी दैट इज चॉइस नंबर 4। और गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक
रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, ये सबसे पहले सिक्रीट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये आगे वाले जो हार्मोन्स हैं, जो सेक्स हार्मोन्स हैं, LH एंड FSH, वो रिलीज करवाता है, और वो जाके फिर रेस्पेक्टिव जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस और ओवा, वहां पर उनके हार्मोन सिक्रीट करवाए जाते हैं ना। तो ये पूरा एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, ये आपको पढ़ाया गया था। तो हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट हो रहा है? गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर आ जाएगा चॉइस नंबर 1, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस बैठेगा, ए का 4 2, फर्स्ट 2 चॉइसेस में 2 दिया हुआ है, बी का 3 यहाँ पर भी दिया हुआ है, सी का 1, सी का यहाँ पर 1 दिया हुआ है, नहीं, लीडिंग सेल्स गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर जो सही चॉइस है वो चॉइस नंबर 2 आएगी, हाइपोथैलेमस ही गोनाडोट्रोपिन का सिक्रीशन कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेज। स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज का सीक्वेंस करेक्ट क्या है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन अ मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है, जो सबसे पहली जो सेल होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल देते हैं इसको। फिर ये 2 में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर जो है वो कन्वर्ट होती है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो जो है कन्वर्ट होती है किसमें? स्पर्मेटिड्स में। और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी लिख दूं या आप समझ जाएंगे? चलिए मैं लिख देती हूँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इससे 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे, और ये फिर मैच्योर होकर क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है, लाइक दिस। एम आई राइट? यही सीक्वेंस होता है ना। यहां से यहां तक हमारा होता है मियोसिस 1, एंड यहां से यहां तक होता है मियोसिस 2, ठीक है। तो हमारा क्या सीक्वेंस रहेगा? इसको हम लिख देते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड, और इसको हम फाइनली स्पर्म्स लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो 2 और 4 है वो तो गलत हो जाएगा, करेक्ट। शुरुआत कहाँ से होती है? स्पर्मेटोगोनिया से होती है। तो या तो फर्स्ट आएगा या 4th आएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया स्पर्मेटोजोआ से क्या बनते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, पहले प्राइमरी बनेंगे देन सेकेंडरी बनेंगे, ठीक है। अब स्पर्मेटोसाइट से फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और स्पर्मेटिड्स से फिर स्पर्म्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है चॉइस नंबर 1। देखिए चॉइस नंबर 2 में सॉरी 2 तो पहले ही गलत है, स्पर्मेटिड पहला लिखा हुआ है, वो तो होगा नहीं। स्पर्मेटोगोनिया थर्ड चॉइस में भी दिया लिया है, लेकिन इसके तुरंत पर स्पर्मेटिड बना दिया उन्होंने, जो कि करेक्ट ऑर्डर नहीं है ना। तो ये यहाँ पर गलत आ रहा है, वरना स्पर्मेटोगोनिया देन स्पर्मेटोसाइट देन स्पर्मेटिड देन स्पर्म, राइट। तो वो करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा चॉइस नंबर 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन ह्यूमन फीमेल द ओवेरियन साइकिल बिगिन व्हेन द, कब ओवेरियन साइकिल शुरू होती है ह्यूमन फीमेल में, ये इन्होंने कहा है। तो इसमें 4 चॉइस दी हुई हैं। तो ह्यूमन फीमेल में कब होती है ओवेरियन साइकिल? जब सबसे पहले हाइपोथैलेमस काम करता है, हमें पता है ना। हाइपोथैलेमस किसे स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, किसको रिलीज करने के लिए? FSH एंड LH को रिलीज करता है। और ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? फिर ये रेस्पेक्टिव, जैसा मैंने बताया, मेल में जाएगा टेस्टिस के पास और फीमेल में जाएगा ओवा के पास, और वहां पर जाके वो क्या करेगा? वहां पर जाके वो फिर उसका रेस्पेक्टिव जो भी हार्मोन है उसको रिलीज कराने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो ईस्ट्रोजन को रिलीज कराएगा कौन? ओवा, है ना। रेस्पेक्टिव को प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा कहां पर? स्पर्म के केस में। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन फीमेल में ओवेरियन साइकिल जो होगी उसमें सबसे पहले क्या होगा? हाइपोथैलेमस जो है
स्टिमुलेट कराएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू इंक्रीज इट्स आउटपुट फॉर एफएसएच एंड एलएच। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अब है अगला, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिमेन कांस्टेंट। नहीं नहीं, ये प्रोजेस्टेरोन का तो यहाँ पर कोई जिक्र है ही नहीं। हाइपोथैलेमस इंक्रीज इट्स रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। हाइपोथैलेमस तो रिलीज करता ही नहीं है, वो तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है जो फर्दर जाकर रिस्पिरेशन करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट जो है लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन रीच इट्स मिनिमम, मिनिमम तो नहीं होता, मिनिमम नहीं होता बल्कि उसको बढ़ाया जाता है। तो ये तीनों सेंटेंस अपने आप में गलत हैं। जो करेक्ट सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन चॉइस नंबर 2, जिसमें हाइपोथैलेमस से सबसे पहले गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, जो जाकर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। किस लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का जो चॉइस नंबर 2 है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेज इन ह्यूमन मेल। इस यहाँ पर फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेज जो है वो पूछी गई है ह्यूमन मेल की। इसमें 4 चॉइसेस दी हुई हैं, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। अब आपको पता है, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या होता है, जहां से शुरू होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले होगा बड़ी सेल से, दैट इज फर्स्ट वन इज दिस स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमारा जो चॉइस नंबर 2 है वो सेकंड ऑप्शन पे आएगा। इसके बाद जो हमारा क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स बनेंगे और फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ में तो हमारा आ जाएगा, सबसे पहले आएगा सी 2 चॉइस में दिया है 2 and 4। उसके बाद आएगा बी भी यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने अच्छा आपको कंफ्यूज करने की इन्होंने कोशिश की है स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में। तो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स पहले बनते हैं, है ना, स्पर्मेटिड्स पहले बनते हैं, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जिसको स्पर्म्स भी कहते हैं। ये हमें क्लियर होना चाहिए। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसमें जोआ लिखा हुआ है वो थोड़ा मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहा है, उसमें टेल बन गई है, या जैसे भी जिस भी तरीके से आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 2। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को अगर हम लें तो। ठीक है, तो इसमें ए जो चॉइस है उसमें दिया हुआ है, इन नॉन प्राइमेट फीमेल्स, नॉन प्राइमेट मैमल्स, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। ये है बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो भी नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उस साइकिल को ओस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। बी दिया हुआ है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन एट प्यूबरिटी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। नहीं, मेनोपॉज तो लास्ट, जब मेनोपॉज होता है जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, फर्स्ट को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत आंसर है, ये तो आएगा ही नहीं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटेड ऑफ प्रेगनेंसी। यस, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक गई है किसी में, अगर मेंस्ट्रुएशन रेगुलर साइकिल नहीं हो रही है तो उसे प्रेगनेंसी का इंडिकेशन माना जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम जो डेवलप हो गई थी किसे इम्प्लांट करने के लिए यूट्रस को, अगर वो नहीं हो पाता फर्टिलाइजेशन के टाइम तो वो टाइम के साथ शेड हो जाती है। उसी टाइम पर तो ब्लड और डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स निकलते हैं। ठीक है, तो अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आई है इसका मतलब इसको ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी अटेन हो गई है, प्रेगनेंसी इनका इंडिकेशन वो कहलाया जा सकता है। फिर है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च, यानी कि जो फर्स्ट आपकी साइकिल होती है, जब कोई भी बेबी गर्ल या कोई भी प्यूबरिटी स्टेज में आके जो उसकी फर्स्ट साइकिल होती है उसे मेनार्च बोलते हैं, और जो लास्ट साइकिल होती है उसे मेनोपॉज बोलते हैं। उनके बीच की जो साइकिल होती है उसे साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये बिटवीन इन दोनों फेजेस के बीच में होती है। तो ये भी जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और हम देख पा रहे हैं कि चारों चॉइसेस में ए तो दिया ही हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, बी स्टेटमेंट गलत है। तो ए, सी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस ऑफ थर्ड चॉइस। ठीक है,
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज द रीजन। इसमें असर्शन एंड रीजन दो दिए हुए हैं। अब वो बताना है कि भाई वो जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है या नहीं। जैसा कि हम लगातार करते आ रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। असर्शन ए में दिया हुआ है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। हाँ बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको बताया, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो एंडोमेट्रियम में जाकर ही वहीं पर जाकर जो है उसकी थिकनेस हो जाती है यूट्रस में, और जो एंडोमेट्रियम है वो जरूरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए। रीजन है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। हाँ ये भी बात अपने आप में सही है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाती है, और डीजनरेट होकर वो कॉर्पस एल्बिकस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी टाइम पर फिर जो एंडोमेट्रियम है वो झड़ना शुरू हो जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर ट्रू। हाँ दोनों अपने आप में करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ ये ठीक है, दोनों अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं आर फॉल्स नहीं है, वो करेक्ट है। ए इज फॉल्स नहीं, ए भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, इसका क्वेश्चन आंसर आएगा ए। आर और ए असर्शन एंड रीजन दोनों सही दिए हुए हैं, लेकिन जो ये रीजन दिया हुआ है वो उसकी उस जस्टिफिकेशन के साथ मैच नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज आंसर नंबर 1। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वास डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इट इन यूरेथ्रा एट्स द एजैकुलेटरी डक्ट। हाँ ऐसा ही होता है, वास डिफरेंस जो है ये जो है रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल से रिसीव करती है और यूरेथ्रा में खुलकर एट द एजैकुलेटरी डक्ट। आप पूरा टेस्टिस का वो कन्फिगरेशन याद करें, किस किस तरीके से जो उसकी एसेसरी डक्ट हैं वो कनेक्टेड है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट है द कैविटी ऑफ सर्विक्स, यानी यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है कि सर्विक्स की जो कैविटी है उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। हाँ सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। यस बिल्कुल करेक्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। सर्विक्स की जो कैविटी है वो वजाइना के साथ मिलकर उस पूरे को क्या कहा जाता है, बर्थ कैनाल कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। आप फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम याद करें, मेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम याद करें, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर 4, जहां बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, है ना। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। ये क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, और 2 फिर से मियोसिस 2 के थ्रू क्या करते हैं, स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, और स्पर्मेटिड्स बनाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। यही तो होता है। ठीक है, इसके बीच में एक अगर लेयर अगर हम और बनाएं, अगर इसको हम स्पर्मेटो गोनिया कह दें और इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह दें, तो अगर प्राइमरी से पूछा जाता तो हमारा आंसर होता कि भाई 4 बनते हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ये 1 की बात हो रही है, कितने बनेंगे, तो यहाँ 400 पूछा गया है तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा मतलब 400 बन रहे हैं, तो कितने हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर। ठीक है, तो जस्ट हाफ रिक्वायर होंगे, तो 200 अगर एक की बात हो रही है तो। ठीक है, समझ में आ गया।
किस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। स्पर्मेटोजोआ अगर 400 हैं तो कितने इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने हैं, उसके हाफ नंबर से बने हैं। ये देखिए, ये जो 4 बने हैं वो जब 2 से बने हैं तो 400 कितनों से बनेंगे, 200 से बनेंगे ना। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। assertion क्या दिया हुआ है, during pregnancy the level of thyroxine is increased in the maternal blood। yes, during pregnancy हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो थायरोक्सिन का लेवल है वो बढ़ जाता है मैटरनल ब्लड में, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं कई सारे। सेकंड जो इसका रीजन दिया हुआ है, प्रेगनेंसी इज करेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, करेक्ट। So in the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below। ठीक है, तो both statement are correct and R is the correct explanation of assertion 1। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं और उस टाइम पर यह भी होता है कि थायरोक्सिन का लेवल मदर का जो ब्लड में है उसमें उसका बढ़ जाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर 2। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। ओके, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को यहाँ कंपेयर करने के लिए कहा गया है। तो ए है, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट्स। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स, बी चॉइस है, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। हाँ, मियोसिस के कंप्लीट होने के बाद ही डिफरेंशिएशन होता है गैमेट्स में। फिर है सी चॉइस, मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन द मियोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। हाँ, स्टेम सेल पॉपुलेशन में लगातार मियोसिस होता रहता है और वो कन्वर्ट होता जाता है। तो ये सी चॉइस भी ठीक लग रही है मुझे। इट इज कंट्रोल्ड बाय luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by anterior pituitary। yes, लेकिन ये तो जो कंट्रोल होता है ये ऐसा मतलब oogenesis के लिए ये तो ट्रू नहीं होगा मेरे हिसाब से। उनके लिए तो है, टेस्टिस और सॉरी मेल सेक्स हार्मोन्स के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो हम कह सकते हैं इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबेरिटी। हाँ, जो स्पर्मेटोजेनेसिस या जैसे हम कहेंगे स्पर्म सिंथेसिस या स्पर्म का बनना, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म प्यूबेरिटी में ही होता है, जबकि जो ओवा है oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक सेल स्टेज में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है बट oogenesis के लिए ये जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो सी है ऑप्शन की मियोसिस कंटिन्यूसली होती रहती है, जो मियोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स होती हैं जैसे स्पर्मेटोगोनिया होती हैं वो लगातार होती रहती है, लेकिन ये oogenesis के लिए ये भी यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर मियोसिस अरेस्ट होती है कई स्टेज पर, वो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात होती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर, हाँ जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा तभी उसका स्पर्मेटोजोआ की फॉर्म में वो डिफरेंशिएट हो पाता है। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट, ये तो दोनों के लिए ठीक है ना, इसलिए ये तो इसके लिए हम नहीं कह सकते कि इट इज नॉट ट्रू फॉर oogenesis। ठीक है, ऐसे दोनों ही में चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों में ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो सिक्रीट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो जो यूनिकनेस है कि वो इवेंट्स जो केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में होंगे oogenesis में नहीं होंगे, वो हमारे आएंगे 3, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड ई ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा 4th चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर जहां पर बी, सी एंड ई दिया हुआ है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, द रिलीज, फर्स्ट स्टेटमेंट है द रिलीज ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। यस, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होते हैं उसको स्पर्मिएशन कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। फिर है दूसरा, स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है।
स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होता, तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, हाँ, वन इज थर्ड चॉइस हमारी यहाँ पर लगेगी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उस पर स्पर्मियोजेनेसिस नहीं कहते हैं, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन होता है कि जब स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल से निकलते हैं, तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ oogenesis प्रोसेस इनिशिएट? तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर पैदा होने वाला बच्चा अगर गर्ल चाइल्ड है तो oogenesis उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से ही शुरू हो जाती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरिटी पर आकर स्टेज शुरू होती है ना। तो यहाँ पर बहुत ही सीधा सीधा आंसर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी? लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी में इनमें से कौन सा जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है? तो आपको पता है कि जब बेबी 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो बेबी बर्थ के लिए चेंजेस आने लगते हैं, और उसके लिए क्या होता है? लेबर पेन्स आते हैं। लेबर पेन्स का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की वॉल, तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी को स्मूथ करने के लिए उसमें सर्विक्स चौड़ी होगी और लेबर पेन आएंगे और यूट्रस के वॉल जो है वो रिलैक्स होना शुरू होती है। तो उस टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम है जो वो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है ओनली इन द लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ताकि स्मूथ प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा डिलीवर हो जाए जब उसका पूरी तरीके से वो मैच्योर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ दीज इज नॉट an important component of initiation of parturition in human? parturition मतलब वही डिलीवरी की प्रोसेस की बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। डिलीवरी के इनिशिएशन के लिए क्या चीज जरूरी नहीं है? तो इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, नहीं ये तो जरूरी है। जब डिलीवरी होती है तो उसका रेशियो चेंज होने लगता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी होता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तभी तो इस क्या होता है जो रिफ्लेक्स आते हैं, फीटस रिफ्लेक्स आते हैं और यूट्रस की जो वॉल होती है वो रिलैक्स होना शुरू होती है और लेबर पेन डेवलप होते हैं। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इज नॉट डिलीवरी से रिलेटेड नहीं है, ये तो जैसे ही बर्थ हो जाएगा उसके बाद जब बेबी की फीडिंग का नंबर आएगा उस टाइम पर प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि ये लैक्टेशन से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये तो बाद में रिलीज होगा। ठीक है, तो ये बाकी जो तीनों हार्मोन्स हैं, बाकी जो चॉइसेस यहाँ पर दी हैं कि इंक्रीज लेवल होगा ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, ऑक्सीटोसिन का रिलीज शुरू हो जाएगा, ये डिलीवरी के इनिशिएट करने के तीनों प्रोसेस होते हैं। वहां पर हार्मोनल चेंजेस ये आएंगे और तभी जो है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। लेकिन प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर चॉइस नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है किसके लिए, इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन और डिलीवरी के लिए इन ह्यूमंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम देखेंगे। रिसेप्टर ऑफ स्पर्म बाइंडिंग, स्पर्म की बाइंडिंग के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं मैमल्स में वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हमें बहुत अच्छे से पता है जो स्पर्म है वो कहाँ जाके बाइंड करता है, वो ओवा की आउटर सरफेस पर जाके बाइंड करेगा, और उस आउटर सरफेस को क्या कहा जाता है, उस आउटर सरफेस को कहा जाता है जोना पेलोसिडा। ठीक है, तो वहीं पर रिसेप्टर्स होते हैं जो उसकी बाइंडिंग को का सिग्नल देते हैं, और फिर जो उसका जो बाहर ऊपर हेड वाला पार्ट है वो अंदर जाके फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चॉइस नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following hormone level will cause release of ovum, या जिसे हम ओव्यूलेशन भी कह सकते हैं, from the Graafian follicle? ग्रेफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है, तो कौन से हार्मोन ये कराने में हेल्प करते हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लो लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पर आंसर आएगा जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है तब जाके, आप उस पूरे ग्राफ को याद करिए, मैंने अभी लास्ट कुछ स्लाइड्स पहले भी बनाया था, 14th डे ओवर रिलीज होता है और तब ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन जो है वो ओवा को ओव्यूलेशन के लिए मेनली हेल्प करता है, और लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा उस 14 डे के आसपास, इसका भी हाई लेवल होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का लेवल भी हाई होगा, जबकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है उस टाइम पर। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पर ये तीनों हाई होते हैं और जो चॉइस नंबर 1 में प्रोजेस्टेरोन दिया है उसका लेवल डाउन होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। मेयोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte का जो मेयोटिक डिवीजन है इट कंप्लीट्स एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, नहीं जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्यों होगा, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवा। यस, सेकंड जो होता है मेयोटिक डिवीजन वो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवा एंड वो होगा जब सेकंड पोलर बॉडी भी वहां से निकलेगी और वो फिर बाद में जाके डीजनरेट हो जाती है, प्रायर टू ओव्यूलेशन नहीं। थर्ड चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर। मेयोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस तरीके से स्पर्म सेल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, सिंथेसिस होगी टेस्टिस में, ठीक है, और टेस्टिस के भी कहाँ होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगी। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा या तो फर्स्ट चॉइस आएगी या 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरे में टेस्टिस तो दिया हुआ है लेकिन उसके बाद एपिडाइडमिस दिया हुआ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले या तो ये होगा या ये होगा। इसके बाद कहाँ जाता है, इसके बाद हमें पता है रीटा टेस्टिस में जाता है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है वासा इफ्रेंशिया नो, तो रीटा टेस्टिस के पास जाएगा वासा इफ्रेंशिया में, देन वासा इफ्रेंशिया से एपिडाइडमिस में, देन वाटा डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मियाटस। ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए हमें देख रहे हैं आप कि कितने सारे क्वेश्चंस, पूरा जो पाथवे है एक्सेसरी डक्ट्स का उस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन सभी में पूछा जाता है, इसलिए उनका सीक्वेंस हमें पता होना बहुत जरूरी। ठीक है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, उसके बाद कहाँ जाता है, रीटा टेस्टिस में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा सीक्वेंस वो डायग्रामेटिकली जब आपको क्लियर होगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। एक्सट्रूजन ऑफ द सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर, ये आपको पता है सेकेंडरी पोलर बॉडी कब मिलती है, जब स्पर्म और ओवा अबाउट टू फ्यूज कर रहे होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, तब दोबारा से सेकेंडरी जो मेयोटिक डिवीजन होता है वो होता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी निकलती है और वो फिर डिजेनरेट हो जाती है। तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, ठीक है, बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द, बिफोर एंट्री नहीं, जब एंट्री कर जाएगा उसके बाद साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज, ये भी गलत आंसर है। जो चौथा ऑप्शन है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलोस्ट्रम, अ येलोइश फ्लूइड secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impair immunity to the newborn infant because, ये मैंने आपको बताया था, वो जो थिक येलोइश डिस्चार्ज होता है मदर के दूध में पहले और दूसरे दिन, पहले ही दिन होता है जनरली, वो गाढ़ा सा जो येलो डिस्चार्ज होता है वो लैक्टेशन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये कहा जाता है कि बच्चे को वो दूध जरूर पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होती हैं बहुत सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA प्रेजेंट होती है जो सिक्रीशन में प्रेजेंट होती है, और वो क्या करती है, न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, क्योंकि उसका जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो तो 6 महीने तक डेवलप
होने वाला है नहीं, 6 महीने के बाद ही डेवलप होगा और 2-2.5 साल तक डेवलप होता ही रहता है, बल्कि और आगे तक भी डेवलप होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा कि उस मिल्क में क्या होता है, तो उस मिल्क में होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ विटामिन भी होते हैं लाइक विटामिन ए, और उसमें होते हैं कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो सिक्रीशन में होते हैं, जो उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो कोलेस्ट्रम जिसे बोलते हैं, येलोइश फ्लूइड होता है, उसको जरूर बच्चे को पिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। आप देख रहे हैं कि कितने जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं उन पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और स्पर्मेटोगोनिया से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, oogenesis से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, हार्मोन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। आई होप आपको अभी तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल यू हैव क्वेरी, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।